हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। चलिए भी, अपना चैप्टर है आज। वैसे देखा जाए तो 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज है थर्ड यूनिट, इकाई 3। इसमें हम चैप्टर की बात करेंगे कोशिका, इसकी संरचना और उसके कार्य। क्या क्या देखेंगे कोशिका में। तो सबसे पहले कोशिका होती क्या है, मैं आपको वो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये अपने पास इतनी जगह है। कोशिका, कोशिका को समझने से पहले कोशिका को सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। इंग्लिश में इसको सेल भी बोलते हैं। पहली बात देखो, अपने कोई घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें क्या चीज यूज करते हैं? मटेरियल्स। मोस्टली अपने यूज करते हैं ईंट। दीवार बनाते हैं ना, ईंट यूज करते हैं। उसी प्रकार किसी भी सजीव प्राणी का, किसी भी सजीव प्राणी का जो शरीर होता है वो एक कोशिका से बनता है। सजीव प्राणी का जो शरीर होता है वो एक कोशिका से बनता है। सजीव प्राणी का शरीर होता है वो एक कोशिका से बनता है। पहले एक कोशिका होती है, फिर ये एक कोशिका से आगे बनती हैं उत्तक। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाती हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। हमने उत्तक पढ़ लिए है ना, संयोजी उत्तक, वो सारे उत्तक मैंने आपको पढ़ा दिए। अंग आपने आगे पढ़ेंगे, तंत्र भी पढ़ेंगे, शरीर भी पढ़ेंगे। उससे पहले अपने को पढ़ना है अब कोशिका। क्या पढ़ना है? कोशिका। बहुत ही छोटी इकाई होती है, इसे बोलते हैं सजीव की संरचनात्मक, क्या बोलते हैं? संरचनात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई। इकाई का मतलब एक पार्ट होता है। अब ये एक अनेकों एक सारी एक जैसे मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। कोशिका जीवन की इकाई। पहले हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, फिर कोशिका का समग्र अध्ययन, और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। चलिए करते हैं शुरू। लाइन टू लाइन मोटी मोटी चीज आपको बता दी। जब आप अपने चारों ओर तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों आपको देख पाते हो। आप सजीव को भी देख पाते हो और निर्जीव को भी देख पाते हो। जैसे सजीव को देखना है तो मुझे देख लो, और निर्जीव को देखना है तो इस पेन को देख लो ना। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि मैं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। कभी सोचा है कि सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है? कोशिका का चैप्टर समझने पहले आपको सजीव और निर्जीव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मोटी मोटी बात है। सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं ले पाते। मैं ये कह सकता हूँ कि सजीवों में जैव प्रक्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैव प्रक्रम। क्या निर्जीवों में जैव प्रक्रम पाया जाता है? नहीं पाया जाता। सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन करते हैं? नहीं करते। सजीवों में क्या होता है? डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल पदार्थ पाया जाता है। निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, सजीव और निर्जीव की आपकी ये 3-4 बातें मोस्टली वो आपके क्लियर हो गई होगी। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि सजीव की मूलभूत इकाई एक कोशिका की उपस्थिति है या अनुपस्थिति। जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सजीव होते हैं, और जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती वो निर्जीव होते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी सजीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं। हाँ जी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, यानी कि उनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका की होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बार पढ़ चुके हो ना, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ये ऐसे बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका होते हैं। यानी कि इन्हीं अमीबा के अंदर देखें तो एक सिंगल इस प्रकार से कोशिका होती है।
ये अमीबा होता है, बस इतना ही। अब इसी से वो जनन कर रहा है, इसी से पाचन कर रहा है, इसी से उत्सर्जन कर रहा है, इसी से परिसंचरण कर रहा है, सारे काम ये इसी से कर रहा है। तो इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव। अब हम क्या है, हम एक कोशिकीय नहीं, हम बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय का मतलब हमारे शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। हर कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। जैसे हमारे शरीर में एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, फिर वो ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, फिर वो अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसलिए हम बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिका क्या है? कोशिकीय जीव फर्स्ट स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन में जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, संरचनात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक इकाई। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव व्यवस्थित नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवन के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। लेकिन इसने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। उसे सिर्फ कोशिका में क्या दिखाया गया? सिर्फ इतनी चीज कोशिका में दिखी। जब इसने खोज की तो इसने अपने आधार पर ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, अपने आधार पर एक माइक्रोस्कोप बना लिया और उसी माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई, कुछ इस प्रकार से चीजें से दिखाई दी। तो इसने इसको सेल्यूला नाम दे दिया, कोश नाम दे दिया, कोशा नाम दे दिया, ठीक है। और ये थी एक मृत कोशिका, छाल थी पेड़ की छाल से प्राप्त। नहीं पूछता इतना भी किससे प्राप्त की थी। और ये बाहरी जो परत थी इसे बोला था कोशिका भित्ति। क्या बोला था? कोशिका भित्ति। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो कोशिका भित्ति की खोज भी कब किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बात है 1674 की। कब की? 1674 की। इस समय एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी वॉन, याद रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की, यानी कि जीवित कोशिका थी और उसमें संपूर्ण कोशिकाएं पाई गई थी। जीवित कोशिका की खोज। अगर सीधा पूछे कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक, और अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन, लो जी। अब कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक भी होता है। ये कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है या नहीं होता? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक की खोज किसने की थी? इस केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इसके सुधार के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन का विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन संभव है। इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, चलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत पर 1838 ईस्वी की बात है। कब की? 1838। 1838 ईस्वी में जर्मनी के वनस्पति विज्ञान मैथियन स्लाइडर, वैज्ञानिक थे वनस्पति ज्ञान, इसको अलग रखा हूं क्योंकि आपको चीजें थोड़ी सी बताऊं। वनस्पति के वैज्ञानिक थे और कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जर्मनी के। नाम क्या था इनका? इसको मैं नाम को थोड़ा अलग से लिखूंगा ताकि आपको एक चीज बतानी है। मैथियन स्लाइडर, मैथियन स्लाइडर।
नेथन स्लाइडेन। ठीक है, ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या मिला, इन्होंने कहा कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पौधे उत्कों का निर्माण करते हैं लगभग इसी समय 1839 में, अब 1839 की बात आ गई। इसी समय एक वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के, कौन से वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जो क्या थे? प्राणी शास्त्री थे, प्राणी के वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक। और इनका जो नाम था वो था थियोडोर शॉन। क्या नाम था? थियोडोर शॉन, थियोडोर शॉन, ये इनका नाम था। तो वैज्ञानिक का नाम क्या क्या हुई? मैथेनियल स्लाइडेन और थियोडोर शॉन ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाएं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इन्होंने कहा कि कोशिका के बाहर एक परत होती है, कोशिका के बाहर एक परत, पतली परत, और इस परत को नाम दिया इन्होंने जीव द्रव्य झिल्ली। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली इन्होंने नाम दिया। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो कि इसकी विशेषता है, और इन्होंने कहा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बनता है। और दोनों ने एक बात बोली मिलाकर कि पादपों व जंतुओं का शरीर प्राणियों और वनस्पतियों की कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बनता है। उन्होंने कहा कि जो शरीर होता है वो कोशिका से व उसके उत्पाद से बनता है, उत्पाद से बनता है, चाहे प्राणी हो चाहे जंतु हो, उनका सभी का शरीर इस बात पर निर्भर करता है कि कोशिका से व उसके उत्पाद से उनका शरीर बनता है। ये इतनी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, स्लाइडेन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर एक बात और बोली, और यद्यपि इस सिद्धांत को बताते हुए असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसकी कमी क्या रहेगी? इन्होंने ये तो बता दिया कि कोशिका है उसके उत्पाद से नया शरीर बनता है, लेकिन ये बात नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिकाओं के निर्माण को नहीं बता पाए, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में उन्होंने नहीं पता था कि कोशिका विभाजन के द्वारा सेल बनती है या किसी और कारण से सेल बनती है, ये इस बात को नहीं बता पाया। तो नई कोशिकाओं का निर्माण को नहीं बता पाया, निर्माण को नहीं बता पाया। ठीक है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो, अब आ गया 1855 की बात। 1855 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये नाम याद रखिएगा, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ नहीं याद रहे तो विर्चो याद रखिएगा। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कि इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं के निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा। इन्होंने कहा कि कोशिका विभाजन द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण। ये बंदा इस बात को बता पाया। कौन? रुडोल्फ विर्चो। अगर इस क्लास को देख रहे हो आप तो इससे पहले अपनी कोशिका की जो बायोलॉजी की सीरीज है ना, उसमें 8 क्लासें आ चुकी हैं नॉर्मल बोर्ड पे, तो आप वो देखोगे तो ये चीज आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिर कोशिकाओं के विभाजन से होता है, बताया गया। इसको बोलते हैं ओनिमस सेल्यूलर इंसेल्युलर,
इन्होंने स्लाइडन में श्लाघ की घटना को रूपांतरित कर नई कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में इस कोशिका सिद्धांत मिलता है। और नया कोशिका सिद्धांत क्या है? ये है, क्या है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, ये नया अब कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित है। कोशिका का समग्र अवलोकन, चलिए देखते हैं क्या है कोशिका का समग्र अवलोकन। यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली काफी लेंथी, चलो कोई करते हैं। अब कोशिका का समग्र अवलोकन देखिए। चलिए यूकैरियोटिक, चलिए आरंभ में आप प्याज के छिलके और मुंह की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि में देख चुके होंगे। आरंभ में यानी कि छोटी क्लास में आपको बताया होगा कि जो प्याज का छिलका होता है उसको, और आप जो आपके मुख का जो गाल होता है इसके अंदर की स्किन को बहुत सावधानी से आपको तो करना ही है, ये प्रैक्टिकल स्कूलों में या कॉलेज में करवाया जाता है। ठीक है, तो अंदर की जो स्किन होती है उनकी कोशिकाओं को आप सूक्ष्म दर्शन में देख रहे चुके होंगे। उनकी संरचना का संबंध है प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिससे बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका दिखती है, इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। इसने बोला है कि प्याज की जब आप कोशिका देखते हो तो इसके बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति, और उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और उसके अंदर होती है फिर कोशिका। ठीक है, मनुष्य की गाल की कोशिका का संगठन बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर मनुष्य की कोशिका की बात करें तो सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्र कहते हैं। अब इसके अंदर एक ये झिल्ली होगी और इसके अंदर इस प्रकार से चीजें भरी होती हैं जिसे बोलते हैं केंद्र। ये सघन होता है, सघन का मतलब गाढ़ा। ठीक है, केंद्र में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। ये जो मैंने बनाए हैं ये होते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ पे होते हैं? गुणसूत्र होते हैं सर केंद्र, जिससे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और इनमें क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। ठीक है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देखो इसने एक नई बात बता दी है, इसने कहा है अभी आपको इतना याद रखना है, आगे करवाऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? इस प्रकार की कोशिका, ये छोटे से न्यूक्लियस हो बस, यानी कि झिल्ली विहीन केंद्रक। झिल्ली विहीन केंद्रक। प्रो का मतलब, इसे याद करने का मतलब बताऊं। प्रो का मतलब होता है पुराना, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। प्रो का मतलब पुराना, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि पुराना केंद्रक और पुराने केंद्रक बताई जाने का विहीन होते थे। बात करें यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को कैसे याद करोगे? यू का मतलब न्यू, कैरियो का मतलब केंद्र, यानी कि इसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो यूकैरियोटिक होती है, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इनके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब दोनों में क्या होता है? इस प्रकार से अर्धतरल, यानी कि आधा तरल गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में समस्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? समस्त कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? समस्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
पादप व जंतु कोशिका में कोशिका क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य प्रमुख स्तर होता है। कोशिका की जीव अवस्था अनुसंधान रासायनिक अभिक्रिया यही संबंध है, यानी कि अब जितने भी कोशिका के अंदर सारे काम होते हैं वो इसी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक में यानी कि इस कोशिका में विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? अब जितनी भी इनकी संरचनाएं मिलती हैं वो क्या होती है? झिल्ली युक्त, उन्हें बोलते हैं कोशिका। जो बता दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ झिल्ली युक्त कोशिका। क्या लिख देता हूँ? झिल्ली युक्त कोशिका। यूकैरियोटिक की बात हो रही है ना, झिल्ली युक्त कोशिका। कौन कौन से हैं? अंतःपदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी लिख लो आप, बाद में आगे काम आएगा। उसके बाद में सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह। सूक्ष्म काय, माइक्रोबोटिज, गोल्जी मिश्र, लयन काय, लाइसोसोम, रसधानी, झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। बता दिया मैंने आपको। ठीक है, देख लो भाई, ये होती हैं आरबीसी। आरबीसी के केंद्रक एब्सेंट, हमारी लाल ब्लड कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक एब्सेंस होता है, न्यूक्लियस एब्सेंस होता है। उसके बाद में ये होती है डब्ल्यूबीसी, इसमें केंद्रक होता है प्रेजेंट। केंद्रक होता है प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। इसके बाद में है, ये होती हैं स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, करवा दी थी पीछे। ये होती है तंत्रिका कोशिकाएं, जो मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, और ये होती हैं एकल वाहिका द्विलिंग कोशिकाएं, और ये मध्यस्थी कोशिकाएं। ये सारी कोशिकाओं को हम पढ़ चुके हैं, बाकी और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोशिकाओं की दो चार बातें और क्या हो रहा है। कोशिका की दो चार बातें और देख लेते हैं। यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक होते हैं ना, इसे विकसित कोशिका भी बोलते हैं। ये बात और आप ध्यान रख लो, विकसित कोशिका, और इसे बोलते हैं अविकसित कोशिका। दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक कोशिकांग होता है राइबोसोम। चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसके अंदर एक कोशिकांग मिलता है राइबोसोम, जिस पर झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली नहीं पाई जाती, याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक और सूत्रकणिका में व खुरदृढ़ जालिका में भी मिलते हैं। यानी कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये अपनी कोशिका बना दी, ये केंद्र बना दिया, ये जीव द्रव्य बना दिया। अब मैं कोशिका को एक अलग कलर से बनाता हूँ, जीव उसको राइबोसोम को इस कलर से। तो राइबोसोम यहाँ तो मिल नहीं रही है, ठीक है, और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? और ये मिल रहे हैं हरित लवक में, इसमें मिल रहे हैं हरित लवक में भी मिल रहे हैं, और किसमें मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, और किसमें मिल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये मिल रहे हैं। कौन? आपके राइबोसोम। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जंतु कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में झिल्ली तारक काय केंद्र मिलता है। क्या मिलता है? तारक काय केंद्र, जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो तारक काय क्या काम करता है? कोशिका विभाजन में काम आता है। अब आप मुझे सोचकर बताइए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर पूछ ले पादप कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो आप कह दोगे हरित लवक। ठीक है, और जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं, तो आप कह दोगे तारक काय। ये दो कोश इंपॉर्टेंट बनते हैं, ओनली पादप कोशिका, ओनली जंतु कोशिका। ठीक, अब कोशिकाएं माप, आकार, कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। लो जी, ये आपके काम की बात है। अगर पूछे कि जी ब्रह्मांड की या वायुमंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा। क्या कहोगे? माइकोप्लाज्मा। इसका आकार होता है 0.1 म्यूएम से 0.5 म्यूएम, इतना तो इसका आकार होता है। किसका? माइकोप्लाज्मा का। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। और पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, तो आप कह दोगे शुक्रमुर्ग का अंडा। किसका? बड़ी कोशिका होती है शुक्रमुर्ग का अंडा।
शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की बड़ी कोशिका, तो आप कह दोगे, क्या कहोगे? अंडाणु। क्या कहोगे? अंडाणु या ओवम। और पूछ ले मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आप कह दोगे शुक्राणु। क्या कह दोगे? शुक्राणु। और कह देगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आप कह दोगे न्यूरॉन। क्या कह दोगे? न्यूरॉन। ठीक है। अगर कह दोगे कि सर्वाधिक पुनरुत्पादन होने वाली कौन सी कोशिका होती है जिसमें हमारे शरीर में सर्वाधिक पुनरुत्पादन पाया जाता है, तो आप कह दोगे यकृत की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? यकृत की कोशिकाएं। और अगर उसमें सबसे कम कोशिका विभाजन, तो इसी न्यूरॉन्स में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। ठीक है। चलिए, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल कोशिका का व्यास लगभग 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है। ये विभिन्नाकार, बहुमुखी, स्तंभी, घनाभ वाले धागे की तरह असममित प्रकार के जितने कोशिकाओं का रूप उसके कार्य के अनुसार बनते हैं, यानी कि सभी कोशिकाओं का आकार उनके कार्य के आधार पर अलग अलग होता है। ठीक है। तो कल अपने पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो हमारे पहले नॉर्मल बोर्ड पर क्लासेस हो चुके हैं, उसको देख के आइए, उसको अच्छे से 8 क्लासों को पढ़ के आइए, आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। नीट लेवल तक का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको ये चैप्टर बहुत आगे काम आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।